प्रूफ में हमको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगेंगे, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, लाइन एंगल्स का फॉर्मूला है। तो हमने सारे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन देख लिया, अब एंगल्स का फॉर्मूला देख रहे थे। तो सबसे पहले लिखते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो ये दो लाइन है, इसको बोल दिया L1 L2। यहाँ तक कोई दिक्कत? दो लाइन है बेटा, L1 एंड L2, कोई प्रॉब्लम? नो, ठीक है। इसके बीच का एंगल चाहिए ना, तो इसके बीच का एंगल जो निकालते हैं वो tan थीटा होता है। एंगल का tan का फॉर्मूला होता है। तो L1 का स्लोप हमको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्लोप। सपोज करो L1 का स्लोप ऑफ L1 है, वो हमको m1 है, उसकी वैल्यू क्या है? m1 है। और जो स्लोप ऑफ L2 है उसकी वैल्यू क्या है? m2 है ना। हर एक लाइन का एक स्लोप होता है, हमको पता है, और स्लोप को m से डिनोट करते हैं, है ना। तो दो लाइन है, पहली लाइन के स्लोप को m1 से डिनोट कर रहे हैं, दूसरी लाइन के स्लोप को m2 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हमको स्लोप पता है तो हम ऐसे लिखते हैं m1 माइनस m2। तो m1 माइनस m2 जो बड़ा होगा निगेटिव भी हो सकता है, तो इसलिए बाद में मॉड लगाते हैं 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमको tan थीटा का फॉर्मूला आना चाहिए, tan a माइनस बी। तो वो अभी हम ट्रिग्नोमेट्री का tan a माइनस बी पढ़ेंगे, फिर इसको करेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं फटाफट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्ट्रेट लाइन के ये बता देता हूँ, है ना। उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री को हम कंप्लीट करके तब इसमें फिर से प्रूफ्स के लिए वापस आएंगे, ठीक है, एडवांस पार्ट के लिए। तो अभी तक अगर आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर सॉल्व, अभी अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर हम कोऑर्डिनेट पूरा सॉल्व करना चाहते हैं एस चंद के बुक से, तो ये सब फॉर्मूले हम लिख लेते हैं अभी के लिए, अगर पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो, ठीक है। ये क्लियर है? तो tan थीटा चाहे तो आपको थीटा चाहिए तो हम ऐसा tan को उधर ले आते हैं, तो tan इनवर्स लिखते हैं। अब इनवर्स मत लिखो, बस यहाँ पे सपोज करो जैसे कुछ आपके पास दो स्लोप है, m1 की वैल्यू सपोज करो √3 है, और m2 की वैल्यू सपोज करो 1/√3 है ना। m1 की वैल्यू ये दी है और m2 की वैल्यू ये दी है, ठीक है। तो अगर अब हमको tan थीटा मतलब ये एंगल निकालना है, हमारे पास स्लोप आ गया, एंगल निकालना है। तो एंगल कैसे निकालेंगे? tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा के जगह हमने रखा √3 माइनस 1/√3, ठीक है। 1 प्लस √3 इंटू 1, ये ऐसा लिख लिया। क्लियर है? क्लियर है? बस फॉर्मूला लगा दिया, m1 m2 लगा दिया, m1 √3 और m2 1/√3 है। तो ये 3 माइनस 1 2 हो गया ना, ऊपर ऊपर क्या हो गया? 3 माइनस 1 2, है ना। एलसीएम लोगे तो 2/√3 आएगा, तो आपको दिख ही रहा है ऊपर, और नीचे क्या आएगा? 2 आ जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया? 1/√3 आ गया। फाइनली क्या आ गया बेटा? 1/√3। 1/√3 tan में कहाँ पर होता है ये बताना है, कब होता है tan में 1/√3 बताओ, है ना। 60। हाँ, एंगल 60 होगा तो 1/√3 होगा। एंगल थीटा क्या होगा तो 1/√3 आएगा tan, बताओ कौन से थीटा के लिए? 30 डिग्री के लिए आता है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है ना बेटा। 60 हमने पढ़ा है ना, tan इंक्रीजिंग है, tan बढ़ रहा है। tan क्या है? याद देखो, tan इंक्रीजिंग है, जैसे साइन इंक्रीजिंग है ना, साइन की वैल्यू 0, फिर हाफ, छोटी वैल्यू पहले फिर बड़ी वैल्यू, वैसे tan में भी छोटी वैल्यू पहले। साइन और tan एकदम सेम सेम है, साइन एंड tan, है ना, सेम सेम है भाई भाई। कॉस कॉस उल्टा है इनका, कॉस की एंटी इनके साथ, ठीक है। तो जैसे साइन में छोटे एंगल के लिए वैल्यू छोटी होती है और बड़े एंगल के लिए वैल्यू बड़ी होती है ना। जैसे साइन 30 1/2, है ना, 60 √3/2 बड़ी। ऐसी साइन tan में भी छोटा एंगल 30 1/√3 और 60। तो कभी भी सोच के फिर आंसर दो। 1/√3 और √3 में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, 1/√3 लग रहा है 60, तो दूसरी वैल्यू आपको पता है √3 होती है, तो बड़ी वैल्यू आएगी 60 के लिए, छोटी वैल्यू आएगी 30 के लिए। याद रहेगा? अभी इतना डिस्कशन हम इसलिए करते हैं कि ये स्टोरी के जरिए आप लोग को कनेक्शन हो और मिस्टेक ना करो, ठीक है। तो ऐसा करके हम एंगल बिटवीन लाइन निकाल सकते हैं। तो एंगल बिटवीन लाइन निकालने के लिए भी आपको क्या चाहिए? दोनों लाइन का स्लोप चाहिए। क्या चाहिए? दोनों लाइन का स्लोप। पक्का समझ में आई बात ये? ठीक है, इसका प्रूफ करेंगे, है ना। इसका प्रूफ हम ये अगर मैं ये सब अभी यूट्यूब में भी डाल रहा हूँ तो उसमें इसका प्रूफ का भी मैं डाल दूंगा, लेकिन बाद में देख सकते हो ना नीचे।
प्रूफ का, और बाकी हम क्लास में करेंगे, उसको भी डाल देंगे कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप लोगों के पास रहेगा। अच्छा, ये हो गया। सेकंड हमको अभी क्या देखना चाहिए? अच्छा, इसी फॉर्मूले के कुछ अगर हम एनालाइज कर ले इस फॉर्मूले को, तो जो भी हमने पढ़ा था पैरेलल के लिए और परपेंडिकुलर के लिए ना, जब क्वेश्चंस कर रहे थे लाइन के, तो उसमें पैरेलल एंड परपेंडिकुलर आया था, तो कुछ पढ़ा था वो फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन है अनुश्री? इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर L1 और L2 दो लाइन है ना, लाइन L1 पैरेलल है लाइन L2 के, तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होना चाहिए? स्लोप इक्वल होगा। स्लोप इक्वल होता है ना, तो स्लोप इक्वल होता है मतलब M1 इक्वल टू M2 होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात सभी को? ऐसे ही समझ में आ जाता है ना, इक्वल सेम इंक्लिनेशन मतलब पैरेलल, सेम इंक्लिनेशन मतलब पैरेलल, तो वो तो मतलब किसी को नहीं भी फॉर्मूला पता है तो आ जाएगा ना। अच्छा, दूसरा हमने क्या पढ़ा था? अगर लाइन परपेंडिकुलर है, ये ऐसा है ना, L1 और L2 आपस में 90 डिग्री बना रहा है, तो क्या रिलेशन पढ़ा था, याद है? आरव याद है? बताओ जल्दी आरव। परपेंडिकुलर के लिए क्या रिलेशन है आरव? इसी अनुश्री कोई भी जल्दी बताओ भाई, भूल जा। माइनस हो जाएगा और रेसिप्रोकल। माइनस हो जाता है और रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर इसका स्लोप m है तो इसका -1/m हो जाता है। वेरी गुड। अनुश्री को याद है, आरव को याद नहीं है, जबकि आरव आपने ज़्यादा क्वेश्चंस किए, आपने पूरा कर लिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोल रहे हो। हाँ भाई, याद रहना चाहिए, m-1/m। इसको दूसरे हमने निकाला कैसे था कि m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1 होता है। तो यहाँ से पता चलता है कि जो m2 की वैल्यू है वो रेसिप्रोकल और निगेटिव हो जाता है m1 के, है ना। अब देखो ये आता कहाँ से, ये दोनों चीज़ कहाँ से आ रहा है? ये दोनों चीज़ आ रहा है एंगल के फॉर्मूले से। दो लाइन का एंगल है ना, तो दो लाइन के एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हमने देखा। तो अगर लाइन पैरेलल है, मतलब दो लाइन पैरेलल है, दो लाइन के बीच के एंगल की बात कर रहे हैं ना, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच के एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्री, है ना। तो tan 0 0 होता है, तो tan 0 0 कब होगा? जब ये वैल्यू 0 होने के लिए ये वाली वैल्यू को 0 होना पड़ेगा ना। समझ में आ गई बात? तो ये वैल्यू 0 कब होगी? जब न्यूमरेटर 0 होगा तभी हो सकता है ना। तो न्यूमरेटर 0 मतलब m1 इक्वल टू m1 माइनस m2 0, मतलब m1 इक्वल टू m2 होगा तभी क्या होगा? एंगल 0 होगा, मतलब पैरेलल होगा। दो लाइन के बीच का एंगल 0, पैरेलल मतलब एंगल 0। तो यहाँ से भी बोल सकते हो, और ये तो ऐसे भी समझ में आता है, कोई प्रूफ की जरूरत तो है नहीं, बट यहाँ से एंगल से बोल सकते हो। दूसरा, परपेंडिकुलर होने के लिए 90 होने के लिए tan 90 बनेगा, और tan 90 होता है इन्फिनाइट। इन्फिनाइट कब बनेगा? जब डिनोमिनेटर 0 होगा। ठीक है ना। तो 90 डिग्री कब बनेगा? 90 डिग्री तब बनेगा जब tan 90 की वैल्यू अनडिफाइन होनी चाहिए। तो tan वैल्यू की वैल्यू डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए, मतलब 1 प्लस m1 m2। ये वाला थोड़ा आपको देखने की जरूरत है। बस ये ना देख रहे हैं हम बेटा, आप लोग की क्लास के हिसाब से तो बहुत आगे की चीज़ है, बस देख लो, याद रह गया तो अच्छी बात है ना। नहीं तो आगे फिर से पढ़ेंगे, 10th में फिर से पढ़ेंगे, है ना। बट याद रह गया तो कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो ना। ठीक है, आर और इसी आप लोग 9th में फिर से पढ़ोगे, इसको 9th में पढ़ोगे, फिर 10th में, फिर 11th में। ठीक है, तो यहीं से आया था, आप लोग को ये याद भी है, बट याद है ये, है ना, कि m1 m2 -1 होने से होता है, बट ये याद रखना कि क्यों। ठीक है, तो अब ये जो हमने पैरेलल एंड परपेंडिकुलर देखा ना, इसका काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। ठीक है, जैसे अगर ये लिखते क्वेश्चन, फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज फर्स्ट पैरेलल टू सेकंड
परपेंडिकुलर, फर्स्ट पैरेलल एंड सेकंड परपेंडिकुलर दोनों चाहिए हमको ना, ठीक है। परपेंडिकुलर टू लाइन 5x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो स्लोप फाइंड करना है ना, उस लाइन का जो पैरेलल है पहला एंड परपेंडिकुलर है सेकंड, इस लाइन मतलब इस लाइन के पैरेलल लाइन का स्लोप बताओ और इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप बताओ जल्दी। अनुश्री क्या बताया आंसर? फर्स्ट का -5/3, सेकंड का बताओ जल्दी। 3/5। बस सिंपल है। आ रहा हो इसी आपका भी आ गया? नहीं हुआ तो पूछो, है ना, नहीं हुआ तो पूछो, बहुत सिंपल है। Find equation of line which is parallel to the line to 0 and सब आपको आ रही आवाज? हाँ आ रही, and passing through 5,2, ओके। बताओ आंसर बताओ। 2x + 5y - 18 = 0। अच्छा ये y है ना, ये y है। 2x + 5y -20 = 0। माइनस 20 = 0। इसी आपका भी आ गया, अनुश्री आ गया ना? मुझे -20 नहीं आ रहा। फिर कुछ ना कुछ मतलब देखो आपको क्या आ रहा है, बताओ आपको क्या आ रहा है? माइनस 18। इसी आपका क्या आ रहा है? इसी ये इसका किसका, अनुश्री का कि इसी? मेरा ही आ रहा है, इसी का है। अनुश्री आपका क्या आ रहा है? नहीं मुझे ये नहीं आया। आपको क्या करना है ना, ये लाइन पैरेलल 2x + 5y सेम रहेगा और जो 7 का है वो कांस्टेंट रहेगा। हाँ 2x + 5y सेम रहेगा, 7 के जगह कांस्टेंट सी लगा दिया ना, तो ये वाली लाइन रिक्वायर्ड लाइन हो गई है ना। मुझे c का वैल्यू नहीं आ रहा है अब। रिक्वायर्ड लाइन आ गई। अब ये रिक्वायर्ड लाइन 5,2 से पास कर रही है ना, तो ये हमने पढ़ा है कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन से पास कर रहा है तो उस पॉइंट को उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना। तो x के प्लेस में 5 रखना पड़ेगा, तो 2x, तो 2 × 5, y के प्लेस में 2 रखना पड़ेगा, तो 5y, तो 5 × 2, तो 20 तो आएगा, सिंपल है। c की वैल्यू 10 + 10 20, तो -20 आ गया, और क्या है, बस इतना ही करना है। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है आंसर हमारा बन जाएगा 2x + 5y - 20 = 0, है कि नहीं? ठीक है, हाँ। बस इतना ही है, क्लियर है। तो फिर से ये नोट कर लो, पहले नोट कराया था, नोट कर लो, है ना। लाइन पैरेलल टू, पूरा लिख लेगा, चलो। लाइन पैरेलल टू लाइन ax + by + c, मतलब कोई भी गिवन लाइन है उसके पैरेलल लाइन लिखना है, तो वह इक्वेशन बन जाता है x वाला सेम, y वाला सेम, ax + by तक सेम, कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, = 0, है ना। ये याद है सभी को ना? लाइन परपेंडिकुलर टू, क्या करेंगे? लाइन परपेंडिकुलर टू, आवाज आ रही है मेरी? मैं म्यूट में हूँ क्या? नहीं आ रही है।
नहीं सर आ रही। ठीक है, लाइन परपेंडिकुलर टू क्या होगा बताओ, क्या होता है? अनुश्री रिकॉल कर रही है, मेरे को दिखा रही है, तो अनुश्री को फॉर्मूले बहुत अच्छे याद है। और आरव अब सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी फॉर्मूले बोल रहे हैं जो इस यहाँ पे डिफरेंस क्या पर है? डिफरेंस क्या है आरव? रिकॉल का। सिर्फ डिफरेंस किसका है? रिकॉल का। जो मैं रिकॉल करने के लिए शेड्यूल दिया है वो अनुश्री बहुत अच्छे से कर रही है, तो उसको सारे फॉर्मूले याद है, कहीं से भी पूछ लो। हमेशा बोला हूँ जो बच्चा रिकॉल करते रहेगा, कभी भी ऐसे भूले भटके भी फॉर्मूला बता दिया हूँ वो फॉर्मूला याद रहेगा। जो रिकॉल नोट्स डेली रिकॉल लिख रहा है 5 मिनट का काम, कितना समय लगता है अनुश्री डेली आपको रिकॉल में? मैं डेली नहीं करती, कभी कभार। कितना टाइम लगता है? 10-15। और डेली करने लगोगे तो 5 मिनट लगेगा, और डेली करने लगोगे तो और अच्छा हो जाएगा। डेली देखो, कभी कभी करने से सारे फॉर्मूला याद हो रहे हैं। चैप्टर वाइज जो रिकॉल बोला है बेटा, पॉइंटर कॉपी को फटाफट लिख डालो, 5 मिनट लगता है। ये करोगे अभी से, आदत बन जाएगी, तो आगे तो आप लोगों के लिए सारी चीज़ें इतनी ईजी हो जाएगी ना। अच्छा ये बताओ, चलो अनुश्री बताओ, लाइन परपेंडिकुलर टू दिस क्या लिखते हैं? लाइन परपेंडिकुलर का bx माइनस ay प्लस के। चलो कोई भी कांस्टेंट, वेरी गुड, है ना। तो वो स्लोप से है ना, यहाँ पे स्लोप उल्टा और नेगेटिव हो जाता है, इसलिए उल्टा और नेगेटिव करना है। यहाँ पे स्लोप सेम रहता है, इसलिए सेम रखना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन देने की जरूरत है कि कर लोगे, है ना। तो कोई भी एक कंडीशन आएगा और वो आएगा ना। परपेंडिकुलर में भी अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे, एक इस टाइप के क्वेश्चन कर लियो ना, कभी छोड़ देते हैं। चलो मैं आगे का नोट्स निकालें इससे, तब तक ये क्वेश्चन कर लो। पासिंग थ्रू भी ले सकते हैं या इंटरसेप्ट भी ले सकते हैं ना। whose find equation of line whose y-intercept is, y-intercept ले सकते हैं, x-intercept ले सकते हैं, कुछ भी, है ना। y-intercept is 7 and perpendicular to line 7x plus 3y minus 8 equal to 0, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन whose y intercept is 7 and perpendicular to line this। करो, चलो इसको करो। तो प्लस 49 है ना। 3x माइनस 7y माइनस 7। 3x माइनस 7y माइनस 7 आ रहा है, ओके। मैंने कहीं पे स्क्वायर कर दिया होगा, एक सेकंड। आपका 49 आ रहा है, आरव का 49 आ रहा है, इसी का भी माइनस 7 आ रहा है ना, ठीक है। आपको तो माइनस 184 है। 184 आ रहा है। तो चलो आप लोगों को ये तो पता चल गया कि उल्टा करके लिखना है, तो 3x माइनस 7y प्लस के आप लोगों ने लिखा। अब y इंटरसेप्ट 7 है, इसका क्या मतलब होता है? y माइनस c बाई b। माइनस c बाई b, मतलब y इंटरसेप्ट 7 है, मतलब आप क्या करोगे, y को 0 रखोगे तो x को 7 रखोगे, है ना। यस। कि x को 0 रखोगे, y को 7 रखोगे, बताओ। नहीं, माइनस c बाई b। हाँ अनुश्री क्या बोल रहे हो, माइनस c बाई b? नहीं, मैंने k को कांस्टेंट नहीं रखा, उसकी जगह c रखा। हाँ ठीक है, चलो। और c की जगह मैंने माइनस 7 रख दिया। c की जगह माइनस 7 कहाँ से आएगा? c की जगह एक मिनट मैं फिर से कर। ये मत करो, ये कंपेयर करके मत करो कि वहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या फिर आप वो वैसा मत करो। आपको हमने सिखाया ना y इंटरसेप्ट का क्या मतलब है। आपको y इंटरसेप्ट मतलब पॉइंट मिल गया ना, तो पासिंग थ्रू पॉइंट ही हो गया। y इंटरसेप्ट का में पॉइंट मिल गया ना डायरेक्टली। y इंटरसेप्ट का क्या मतलब है कि ये वाली वैल्यू y की वैल्यू 7 है और x की वैल्यू 0 है, फिर तो 0,7 करो ना। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 रखते हैं
और y की वैल्यू जो आती है वो, तो y इंटरसेप्ट मतलब क्या हो गया 0,7, तो 0,7 से पास कराओ इसको तो 49 आ जाएगा, सिंपल है, k इक्वल टू 49। तो पता था मुझे, इन लोगों को समझ ही नहीं आता। अरे ठीक है, k इक्वल टू क्या हो गया 49, है कि नहीं? तो ये वाला प्रैक्टिस यूज करो हमेशा, ठीक है बेटा? तो यहाँ पे +49 आ रहा होगा, +49 आ रहा हो? तो प्लस प्लस नहीं माइनस आ रहा है। कैसे बेटा? k की वैल्यू पॉजिटिव 49 आ रही है यहाँ पे। हाँ सर, प्लस ही है। तो ये आंसर हो गया, बस ऐसे निकालो ना, क्या है, इतना इजी है। सर कहाँ पे -184? हाँ, कहाँ पे -184? नोट कर लिए? ये बेसिक बेसिक चीज़ें कर रहे हैं ना, बेसिक चीज़ें। चाहो तो इसमें आर डी शर्मा आप या एनसीईआरटी भी बनाओगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है ना, 11th का, लेकिन 11th का एनसीईआरटी आपको बनाना पड़ेगा। चलो काफ़ी कुछ हो गया हमारा। तो इसमें पोजीशन भी दिया है आपको, पोजीशन ऑफ लाइन है ना, रिलेटिव टू पॉइंट्स भी दिया, वो करेंगे। पहले डिस्टेंस ही कर लेते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन वो तो पता ही है आप लोगों को। डिस्टेंस कर लेते हैं ना, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, तो ये बार बार यूज होगा। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे, वापस से स्ट्रेट लाइन की चीज़ें करने आएंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं ये फॉर्मूला पहले डिस्कस किए थे, याद है क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकालना है ना? किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकालना है, याद है? जैसे ये कोई पॉइंट हमने ले लिया x1, y1, ये पॉइंट हो गया x1, y1, और ये हमारा एक लाइन हो गया। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस निकलेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसे तो बहुत सारे डिस्टेंस हो सकते हैं, ये उस सबसे मतलब नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमारा होगा मिनिमम डिस्टेंस। तो वो मिनिमम डिस्टेंस हमको चाहिए, ठीक है ना? अगर आप फ्लोर से सीलिंग का डिस्टेंस बोलोगे तो वो कैसे निकालोगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कभी भी निकालोगे दैट विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना? तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कोई आइडिया? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हम लोग? तो इसके लिए फॉर्मूला है, आपको क्या करना है, इस पॉइंट को लाइन में रख देना है ना? अभी क्लास खत्म होने को तो हम फॉर्मूला समझ लेते हैं, फिर क्यों होता है समझेंगे, ठीक है? ax1 + by1 + c = 0। आई मीन ऐसा नहीं करना है, बस आपको ये पॉइंट को रख देना है और नीचे आ जाएगा √a² + b²। ये होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला जो बार बार यूज़ करेंगे, ठीक है? हाँ तो जैसे सपोज करो एग्जाम्पल लेंगे, अगर हम एग्जाम्पल कोई पॉइंट ले लिए 1,2 है ना, 1,2, इससे कोई लाइन ले लिए, कोई भी लाइन लिख सकते हैं भाई, x + 3y + 9 = 0। तो इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है ना, ये डिस्टेंस, ये हाइट निकालना है। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर ये हाइट हमको h चाहिए तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1,2 को इस लाइन से सेटिस्फाई करा देंगे, मतलब x के जगह 1 रख देंगे और y की जगह 2 रख देंगे, ठीक है? और नीचे में जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर और y का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, ऐसा। तो ये आंसर आ जाएगा। 16 ऊपर आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, नीचे आ रहा है √10, तो ये आ जाएगा 16/√10 हाइट आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ऐसे फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो भी पॉइंट है, जो भी पॉइंट है ना, जो भी पॉइंट है, सपोज करो ये h, k है, ये अल्फा, बीटा है, ये अल्फा, बीटा है, तो अल्फा, बीटा को पहले लाइन में रख देना है, मतलब ये x है और ये y है, तो x की जगह अल्फा रखेंगे तो a अल्फा, है ना, y की जगह बीटा रखेंगे तो b बीटा + c, ये हो गया न्यूमरेटर बना, ठीक है ना? और डिनोमिनेटर क्या बनेगा? डिनोमिनेटर बनेगा आपका ये कोफिशिएंट √a² b², ठीक है? क्लियर है? ठीक है। इसके बाद वैसे ही अगर ये ओरिजिन से डिस्टेंस एक आता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन,
ना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना है, अगर किसी लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है तो ये पॉइंट 0,0 हो जाएगा। जिस पॉइंट से आप डिस्टेंस निकाल रहे थे ये क्या हो जाएगा 0,0 हो जाएगा, तो ओरिजिन 0,0 है तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, तो ओरिजिन से डिस्टेंस ये फॉर्मूला बनता है। बात समझ में आ गई? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ एनी पॉइंट ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है? ठीक है, और दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस ये आता है, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना, तो वो हो जाता है C1 - C2 अपॉन √/a² + b², ये हो जाता है। ये भी समझना बहुत इजी है, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस समझना बहुत इजी है। क्यों? जैसे अगर ये लाइन है, जैसे ये वाली लाइन है, इस लाइन का नाम है AX + BY + C1, तो पैरेलल लाइन है तो उसका ये तो सेम होगा AX + BY, दूसरा बस कांस्टेंट अलग होगा C2। समझ में आ रहा है? तो आप अगर पहले ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लो दोनों का, तो ओरिजिन से अगर ये वाला डिस्टेंस निकालोगे पहले लाइन का तो आ जाएगा C1 अपॉन √/a² + b²। यहाँ तक क्लियर है? और ओरिजिन से अगर दूसरे लाइन का निकालोगे ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस क्या आ जाएगा -C2 अपॉन √/a² + b² आ जाएगा कि नहीं? अब इन दोनों को माइनस करोगे तो ये वाला डिस्टेंस मिलेगा ना दोनों के बीच का, जो कि यही आएगा, ठीक है कि नहीं? तो पैरेलल लाइन में ये सेम होना है, तो दोनों का A और B कोफिशिएंट सेम होना है, बस कांस्टेंट अलग होना है, तो उसी दोनों कांस्टेंट का डिफरेंस आएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा, जो सेम A और B है उसका रूट आ जाएगा, ठीक है ना? हाँ। गुड। तो बस इतना ही एस चैन में मिलेगा अभी आप लोगों को। पहले अब ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ट्रिग्नोमेट्री में पूरा फॉर्मूले हमको पढ़ना है, उसके बाद हम वापस से कोऑर्डिनेट में आएंगे, लेकिन अब आप लोग चाहो तो कोऑर्डिनेट को सॉल्व कर सकते हो एस चैन का, ठीक है? पहले वो जो चैप्टर हमने 9th और 10th एस चैन से किए हैं वो हो जाए तो फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? चलो, तो इस पे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, एक क्लास पे इस पे क्वेश्चन कर लेंगे पहले, फिर ट्रिग्नोमेट्री में चलेंगे, ठीक है? यस। चलो ठीक है, बाय।